आइंस्टीन ने अपने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सप्लेनेशन से इतनी पॉपुलैरिटी गैदर कर ली कि वे कुछ ही सालों में दुनिया के मशहूर फिजिसिस्ट बन गए। आइंस्टीन ने लाइट को पार्टिकल्स बताकर विज्ञान की दुनिया में अपनी नई पहचान बनाई, जिससे रिसर्च के अनेकों रास्ते खुल गए। उसी तरफ वर्ल्ड वार वन में कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस से लौटे थे लुईस डी ब्रोई। उन्होंने 1924 में अपने पीएचडी थीसिस में आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक के आइडियाज पर बेस्ड एक हाइपोथेसिस दिया। वो ये था कि जैसे लाइट वेव पार्टिकल्स से बनी है, ऐसे ही हर मूविंग पार्टिकल के साथ भी एक वेव जुड़ी हुई है। यानी हर मूविंग पार्टिकल एक वेव नेचर भी रखता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कार, ह्यूमन, सन, ये पार्टिकल भी हैं और इनके साथ एक वेव भी है। सिंपल सा हाइपोथेसिस था, कोई भी समझ सकता है। मैक्स प्लैंक ने कहा था एनर्जी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट टाइम्स फ्रीक्वेंसी। आइंस्टीन ने कहा था एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। स्पीड ऑफ लाइट होती है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इन दोनों को कंबाइन किया लुईस डी ब्रोई ने और एक फॉर्मूला दिया, वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mc। और मूविंग पार्टिकल्स के लिए बन गया ये वेवलेंथ इज इक्वल टू h/mv। अब डी ब्रोई का ये हाइपोथेसिस सच है या झूठ? और एक फुटबॉल में कौन सी वेव होती है, हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो कौन सी वेव है और क्या वेव है भी? ये दो सवाल सबके सामने थे। इसको ऐसे देखो कि वेव क्या प्रॉपर्टी रखती है। वेव एक दूसरे के साथ इंटरफियर करके एक बड़ी वेव बना सकती है या फिर एक दूसरे को खत्म कर सकती है। तो अगर दो पार्टिकल्स के साथ वेव्स जुड़ी हैं तो क्या वो भी एक दूसरे से इंटरफियर करके एक दूसरे को खत्म कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ और ना। हाँ इसलिए कि वो वेव्स एक दूसरे को खत्म कर सकती हैं, ना इसलिए कि जहां वो वेव्स नहीं होंगी वहां वो पार्टिकल्स जाएंगे ही नहीं, इसलिए पार्टिकल्स एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते। ऑल्दो 1927 में डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से डी ब्रोगली के इस हाइपोथेसिस को ट्रू प्रूव कर दिया गया था, लेकिन हम इसको समझेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, क्योंकि ये हमने कहीं ना कहीं देखा है। थॉमस यंग ने ये एक्सपेरिमेंट 1801 में किया था लाइट के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए। डबल स्लिट्स से जब इलेक्ट्रॉन्स को पास किया गया तो एक्सपेक्टेड यही था कि वो दोनों स्लिट्स के सामने किसी स्क्रीन पर डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ने कुछ अलग ही बिहेवियर शो किया। इलेक्ट्रॉन्स ने वही पैटर्न शो किया जो लाइट वेव और वाटर वेव शो करती हैं। दो स्लिट्स से निकलकर इलेक्ट्रॉन कुछ जगह पर बिल्कुल नहीं गए और ये एग्जैक्टली वही जगह थी जहां पर वाटर वेव्स एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। तो सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉन वेव्स हैं या पार्टिकल? इसका आंसर है कोई भी नहीं। इट इज अ वेव पार्टिकल और अ पार्टिकल वेव और अ वेविकल, और जो भी आप कहना चाहें। यही एक्सपेरिमेंट जब और बड़े पार्टिकल्स के साथ किया गया जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स, तो उन्होंने भी वेव नेचर शो किया। तो फुटबॉल जो कि इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से बनी है, वो भी सिर्फ पार्टिकल नहीं है बल्कि उनके साथ एक वेव भी है। इसे भी आप वेविकल या कुछ भी बुला सकते हो। क्वेश्चन आता है हमें क्यों नहीं दिखते इसके वेव इफेक्ट्स? क्योंकि इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि ऐसे डबल स्लिट्स हम बना नहीं सकते और इन स्लिट्स से फुटबॉल पास नहीं होगी। ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि पार्टिकल्स भी वेव्स हैं, लेकिन किस चीज की वेव है? जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वाटर वेव्स जो हैं वो पानी में बनी हुई वेव्स हैं, ऐसे ही मैटर वेव्स क्या हैं? अभी तक तो यही माना जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी की वेव्स हैं, यानी ये रिप्रेजेंट करती हैं कि क्या चांसेस है किसी पार्टिकल के किसी जगह पर होने के। यानी जहां पर ये वेव्स नहीं है वहां पार्टिकल नहीं हो सकता, और जहां पर ये वेव्स का एम्पलीट्यूड बहुत हाई है वहां पर पार्टिकल्स के होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है इतना ही हो, या फिर हो सकता है अभी और खोज होनी बाकी हो, क्योंकि इतना तो समझ आता है कि जहां वो वेव्स नहीं होंगी वहां पार्टिकल्स नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी की वेव्स तो हैं ही ये। लेकिन क्या कुछ और भी हो सकता है? वी डोंट नो।